नमस्कार। आज हम अपने सिलेबस अनुसार अध्याय 8 जैविक प्रक्रियाएं, नियंत्रण एवं समन्वय इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले जो क्लास था उसमें हम लोग जैविक प्रक्रियाएं, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त किए। आज हम लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसको देखेंगे। तो जीव को जीवित रहने के लिए पोषण, उसके शरीर में परिवहन, उत्सर्जन आदि प्रक्रियाएं होती रहती है और ये प्रक्रिया जिस वस्तु में न हो या जिस किसी में पोषण, परिवहन, उत्सर्जन आदि ऐसे लक्षण ना हो, ये प्रक्रिया ना हो तो वो सजीव के अंतर्गत नहीं आता। सजीव में पोषण, परिवहन, उत्सर्जन आदि प्रक्रिया। वैसे ही जैविक प्रक्रिया एक सजीव के जीवन में जो प्रक्रियाएं होती है उसमें नियंत्रण एवं समन्वय भी आवश्यक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अर्थात हम जो क्रिया करते हैं, हमारे शरीर का विकास हो या हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसके बारे में अनुभव कर पाते हैं, उसके बारे में सोचते हैं या किसी चीज के बारे में प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है, या हमारे शारीरिक विकास में या हमारे जो जैविक प्रक्रिया उसमें कुछ परिवर्तन आता है, कुछ नए लक्षण दिखाई देते हैं, तो ये सब एक जैविक प्रक्रिया में समन्वय और नियंत्रण है। तो इसमें क्या है, समन्वय और नियंत्रण रखने के लिए शरीर में कुछ विशेष प्रकार के रसायन, विशेष प्रकार की ग्रंथियां, विशेष प्रकार के उपस्थित रहते हैं या हमारे शरीर में या जीवों के शरीर में पाए जाते हैं, जो ये जैविक प्रक्रियाओं को पूरा करने में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जैविक प्रक्रियाएं, नियंत्रण एवं समन्वय लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में होता क्या है। जैसे आपने सजीवों में होने वाली विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा, समझा, तो इस अध्याय में हम कुछ अन्य जो प्रक्रिया है उसके बारे में चर्चा करना है। तो खाना, जैसे हम एक उदाहरण स्वरूप देखते हैं, खाना निकलते समय हमारी सांस पल भर के लिए रुक जाती है, जैसे निकलते हैं। हमारे शरीर में भोजन की पाचन की क्रिया के दौरान आहार नाल के अलग अलग भागों में अलग अलग पदार्थों का स्राव या अवशोषण होता है। ये भी आप समझते हैं, जानते हैं, क्या पढ़े होंगे। कभी कोई वस्तु अचानक आंखों के सामने आ जाती है तो हमारे पलकें बंद हो जाती है, अपने आप ही बंद हो जाती है। इसी प्रकार पौधों की बातें करें तो छुए हुए के पौधे कई लोग देखे होंगे प्रायः, और या सुने होंगे या पढ़ते पढ़ते आपके जो शिक्षक है वो बताए भी होंगे इसके बारे में। तो पत्तियां हैं छूने से बंद हो जाती हैं, छुए हुए की जो पत्ते उसको, उसमें जीव द्रव्य संकुचन होता है, उसको जैसे ही हो गए तो वो उनकी पत्तियां बंद हो जाती है। ऐसे खुला वाला जो पत्ती रहता है वो बंद हो जाती है, चिपक जाती है आपस में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सामान्यतः पौधों में रंध्र खुले रहते हैं। इनके लिए जीवों के शरीर में कुछ व्यवस्थाएं होती है जिससे किसी प्रकार के सूचनाओं का आवागमन होता है। अर्थात जैसे ऐसी कई प्रक्रियाएं जो निरंतर चलती रहती है। ठीक है, तो कई एक प्रक्रिया है वो चलते रहने से दूसरे का जो प्रक्रिया है उसकी बंद होना, सूचनाओं का आवागमन होते रहता है। इनके लिए जीवों के शरीर में कुछ व्यवस्थाएं होती है जिससे किसी निश्चित समय में क्रियाएं संपन्न होती है। ठीक है, अर्थात जैसे आपके शरीर में कोई आप मच्छर बैठ गया, मच्छर काट लिया, तो हम तुरंत संदेश पहुंच जाता है, हम उसको भगाने का प्रयास करते हैं। कांटा यदि चुभ जाए शरीर में तो वो हमको पता चल जाता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे एक छोटा सा बालक उसके शरीर में विकास होता है, धीरे धीरे उसके दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं, आवाज स्वरूप परिवर्तित हो जाता है ना। तो ऐसे प्रक्रिया जो शरीर में होते रहती है। हम यहाँ देखेंगे मनुष्य में सूचनाओं का संचार एवं व्यवस्था। तो सूचनाओं के संचार एवं व्यवस्था में आप एक स्केल ले लीजिए। ठीक है, मैं आपको इस बता रहा हूँ, ये मान लो आप एक स्केल ले लिए और स्केल में आप अपने सहपाठी को कहें कि उसको ऊपर से ऐसे पकड़े रहें। स्केल है, ये मोटा किताब है मैं जो लिया हूँ, तो स्केल को ऐसे पकड़े रहें आपके सहपाठी ऊपर से, ठीक इस तरह, और आप नीचे से हाथ को अपने ऐसे रखें, थोड़ा से इससे दूर रखेंगे ऐसे।
इस प्रकार से स्केल पे। फिर अपने सहपाठी को कहें कि मैं जब कहूँगा तो आप उसको छोड़ना है आपको, ठीक है। तो जैसे ही आप कहोगे छोड़िए करके, तो वो आपका साथी छोड़ेगा तो आपका हाथ उसको पकड़ लेता है तुरंत ही। ये नहीं अपने आप ही वो जैसे ही इशारा भी से भी कहोगे छोड़ो करके, तो जैसे तो आपको कैसे आभास हो जाता है कि वो स्केल नीचे गिरने वाली है और आपका हाथ उसको पकड़ लेता है। तो इस प्रकार की कई एक धारणाएँ हैं, कई एक प्रकार की जो सूचनाओं के संचार में संबंधित अंगों के बारे में कैसे पता चला, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। देखते हैं कि सूचनाओं के संचार से संबंधित अंगों के बारे में हमें कैसे पता चला, ठीक है। तो हम देखिए जैसे क्रियाकलाप 1 में देखिए कि जो स्केल पकड़े हैं आपके सहपाठी को जैसे ही छोड़ते हैं तो आप नीचे से ऐसे अपने हाथ को रखे हैं और तुरंत पकड़ा जाता है, वो गिरने वाली है, ऐसे कैसे समझ जाते हैं। तो हमारे जो हाथ है, आँख है, कान है, जैसे अंगों के अलावा मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, तंत्रिका तंत्र है, इसकी भूमिका है। तो इन अंगों और उनके कार्यों के बारे में हजारों साल पहले अध्ययन हो रहा है। इसी में हमारे देश में सुश्रुत नामक चिकित्सक ने लगभग 3000 साल पहले शरीर के कार्यों के नियंत्रण, जो शरीर के कार्यों के नियंत्रण में मस्तिष्क की भूमिका है, इसको अहम माना था, ठीक है। इसके उन्होंने क्या किया, इलाज की प्रक्रिया में मस्तिष्क के दर्द निवारण से लेकर के संवेदन जो हीन अंगों को यथास्थिति में लाना भी शामिल था। यानी जो हम कार्य नहीं कर रहे थे उसको इलाज करो, धीरे धीरे वो हम कार्य करने लगे, ठीक, ऐसा वो शामिल है। आज भी आयुर्वेद में संवेदी अंग और उनसे जुड़े इलाज में सुश्रुत के जो तरीके को अपनाया जाता है। सुश्रुत के लगभग 500 साल बाद ग्रीस के चिकित्सकों ने संवेदनाओं के आवागमन में मस्तिष्क के साथ साथ मेरुरज्जु और तंत्रिकाओं की भूमिका का भी अध्ययन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना और उसका अध्ययन किया। तो उस समय तंत्रिकाओं के बारे में यह समझा जाता था कि ये मस्तिष्क से निकलने वाली संरचनाएं हैं जो शरीर में संवेदनाओं को ग्रहण करने और शरीर को गति प्रदान करने का कार्य करती है, ठीक है। तो उन्हीं दिनों एक जाने माने जो ग्रीक चिकित्सक गैलन हैं, तो गैलन ने एक मरीज का इलाज कर रहे थे। उन्होंने देखा कि गले के पास चोट लगने से उस मरीज के हाथ की संवेदना जो होती है वो खत्म हो गई है या चली गई है, किंतु उसके हाथ में कार्य करने की जो सामान्य क्षमता थी, जैसे उनके यहाँ पर चोट आया था गले पर, तो उसकी एक हाथ का जो संवेदना है वो खत्म हो गई, लेकिन उसमें कार्य करने की क्षमता थी। उस हाथ से वो किसी वस्तु को पकड़ लेते थे या किसी वस्तु को पकड़ कर उठा लेते थे। लेकिन यहाँ पर मान लो आप उसके हाथ पर सुई चुभाते हैं या कांटा चुभाते हैं या कोई मच्छर काटते हैं, उसकी संवेदनाएं नहीं थी उस हाथ में, ठीक, उसको पता नहीं चलता था, ठीक है ना, लेकिन वो कार्य करने की क्षमता थी उसमें। तो इस अवलोकन के आधार पर गैलन का मानना था कि सूचनाओं के आवागमन 2 मार्ग होते हैं उसके आवागमन के, एक संवेदनाओं के लिए और दूसरा जो प्रतिक्रियाओं के लिए। गैलन का यह भी मानना था कि हमारे शरीर में संवेदनाओं और जो प्रतिक्रियाओं का जो नियंत्रण है वो मस्तिष्क द्वारा होता है। अर्थात प्रतिक्रिया का मतलब ये होता है कि हमको जो वस्तु का संवेदना पता चलती है या कोई वस्तु हमारे हाथ पे चुभ गया किसी जीव की, तो वो संवेदना मस्तिष्क तक पहुंच जाती है और वहाँ से जो संदेश आता है, और मान लो गर्म वस्तु को हम छूते हैं तो गर्म है ऐसी संवेदना हमको महसूस होती है, तिरपन महसूस होता है और हम वहाँ से हाथ हटा देते हैं, तो वो उसकी प्रतिक्रिया है। तो ये जो प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा होता है ऐसा माना गया। तो इसमें मेरुरज्जु सहायक होती है और यह सूचनाओं के आवागमन का माध्यम होती है। 16वीं और जो 17वीं शताब्दी है उसमें किए गए कुछ शोध कार्यों से पता चला कि शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण सिर्फ मस्तिष्क से ही नहीं, ये मेरुरज्जु से भी होता है। मस्तिष्क न होने पर भी शरीर की जो मांसपेशियां हैं उसमें संवेदनशीलता व गतिशीलता कुछ समय के लिए दिखाई देती है। तो आगे चलकर कोशिकाओं के बारे में हुए शोध में मस्तिष्क और मेरुरज्जु में तंत्रिका कोशिका की व्यवस्था, उनकी संरचना और कार्य के बारे में पता चला। यानी जो हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका जो पाई जाती है उसके बारे में पता चला। तो कोशिका सिद्धांत के जो प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक में से
स्वान और जो गोल्जी काय की खोज करने वाले कैमिलो गोल्जी है, उन्होंने तंत्रिकाओं कोशिकाओं का भी अध्ययन किया। तंत्रिका जो कोशिकाओं में गोल्जी काय है उसको पहली बार देखा गया था। ठीक है, तो इसमें हम कक्षा 9 में देखे थे कि तंत्रिका कोशिकाओं और उनसे बनी जो जालीनुमा संरचना या तंत्रिका ऊतक जो डायग्राम देखे थे, तो उससे हम समझने का कुछ उसके कार्यप्रणालियों का प्रयास किया था। उसमें हम गोल्जी काय को के बारे में अध्ययन किए थे थोड़ा। तो स्वान का अवलोकन था कि संवेदनाओं का जो वहन है, उसको संवेदनाओं का वहन करने वाली जो तंत्रिका पर जो वसी कोशिकाओं की परत पाई जाती है, वो अवलोकन ने लगभग 2 दशक बाद तंत्रिका जो कोशिकाओं का जो विवरण है वो प्रस्तुत किया गया था। मगर यह विवरण बहुत समय तक सर्वमान्य जो था, यूनिवर्सल नहीं था, ये सर्वमान्य नहीं हो पाया था, क्योंकि इन कोशिकाओं का अवलोकन वैज्ञानिकों के लिए अत्यधिक चुनौतीपूर्ण रहा। एक तरफ तो यह जालीनुमा संरचनाओं के रूप में दिखाई देती है और दूसरा इनको पेशी ऊतकों से अलग करके देख पाना कठिन रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो सूचना है उसके आदान प्रदान के लिए पहले से और जो अध्ययन है वो होता रहा है। तो इसमें तरह तरह से जो वैज्ञानिक हैं अपने अवलोकन और अनुमान के आधार पर इसके बारे में बताया। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तंत्रिका कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल्स, और इसकी जो कैसी संरचना होती है और इसके कार्यप्रणाली के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।